लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि एमसीक्यूज हो या पीवाईक्यूज हो, किसी की भी एग्जाम के लिए जरूरी इसलिए नहीं होते हैं कि आपको कितना आता है, इसलिए भी जरूरी होते हैं कि क्या आना चाहिए एग्जाम में। मेरी बात समझ गए? मतलब जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो उसमें सबसे पहले ये देखो कि पूछा क्या जा रहा है, किसी भी कमीशन की आयोग की डिमांड क्या होती है। वो एमसीक्यू से पता चलता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है, और क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है ये भी सब उसी से पता चलता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास को जरूर देखना। जो लोग आज पहली बार आए हैं तो स्टार्ट करते हैं हम, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ा जाए फिर। आज का पहला सवाल फटाफट, जो हिंदी वाले हैं वो यहां देखें, जो इंग्लिश वाले हैं यहां देखना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो तो दोनों को देखना है। कई बार हम गड़बड़ा जाते हैं, खास तो हिंदी वालों को तो इंग्लिश में देखना ही चाहिए। तो कोई लैटिट्यूड है, अक्षांश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक तो विचार करना है, और विचार क्या है फटाफट करिए आप। क्या लिखा है? द लीनियर डिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ ए लैटिट्यूड एट द पोल इज लॉन्गर देन दैट एट द इक्वेटर। मतलब किसी अक्षांश की एक डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा से अधिक लंबी होती है ध्रुव पर। दूसरा है, अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे पृथ्वी के केंद्र से नापा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो बताओ आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए फटाफट, और कमेंट करिए और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और यूपीएससी में आपको टाइम ठीक ठाक मिलता है, ये आप समझ रहे होंगे, तो आपको टाइम ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट में होते हैं, और सारे क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। 20 के आसपास क्वेश्चंस वैसे होते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं करते हैं। तो नियर अबाउट 80 क्वेश्चंस 120 मिनट में, तो पर क्वेश्चन 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम आपको मिलेगा। कोई टफ क्वेश्चन होंगे उसमें ज्यादा टाइम मिलेगा लगेगा, कुछ बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका कुछ कमेंट वमेंट आया? आंसर ज्यादातर लोगों ने बी ही दिया है इसमें, क्या ये बात सही है? देखो ये खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक कैसे, मैं बताता हूं आपको। पहली बात, ये पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है? आंसर जब भी दिया करो मन से दिया करो, मन लगा के। ओके, देखो क्या क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पृथ्वी की एक डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा से क्या होती है, समान होती है। देखो पहली बात समझो पूछ क्या रहा है। देखो सिंपल है। पहली बात तो यह है कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, इसको समझो थोड़ा सा। लैटिट्यूड्स एक एंगुलर डिस्टेंस है टेकन फ्रॉम इक्वेटर और सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से ली गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ये आपको पता है। मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही है इसका, ये आप सभी जानते हैं। जैसे हमने कहा कि ये एंगल 0 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 0 का। एक ये ऐसे एक वृत्त जैसा बनेगा जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद एक दूसरा आता है, मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे आते हैं ना ये हर एक। तो ये ऊपर जाके 90 डिग्री, ऊपर को हम नॉर्थ लिखते हैं और इधर को साउथ लिखते हैं। तो वो पूछ रहा है कि जो एक 0 डिग्री है और जो 1 डिग्री है, यानी हर एक डिग्री में 1 डिग्री का डिफरेंस हुआ ना, ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे। तो कह रहा है कि इसके बीच में और इधर इधर के बीच के जो डिफरेंस है वो समान होता है। यही तो है, यही क्वेश्चन है ना। देखो क्या लिखा है, ध्रुव पर अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, रैखिक दूरी ये सॉरी लीनियर डिस्टेंस, और भूमध्य रेखा से अधिक लंबी होती। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो लगभग समान होती है, लगभग समान होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस हल्का सा क्या है, जैसे हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये तो सभी ने सुना है। यानी हर एक डिग्री के बीच की जो दूरी है, लीनियर डिस्टेंस, रैखिक दूरी, इसके मानो 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो इसके इसके बीच में 1 डिग्री में 111 किलोमीटर का फर्क होता है। ये हमने लिखा है आपको, ये आपको पता भी है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, नॉर्मली अगर देखा जाए, तो हल्का सा जब आप पृथ्वी को देखते हो तो यहां तो सब ठीक ठाक दिखता है ये, लेकिन जब हम पोल्स की ओर जाते हैं ना तो हल्की सी ये चपटी हो जाती है। थोड़ी सी इसमें क्या आ जाता है, चपटापन आ जाता है। यानी बिल्कुल एक जैसे चूड़ी होती है ना एकदम, वैसी नहीं है पृथ्वी। थोड़ा सा क्या है, हल्का सा चपटापन आ जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि लगभग दूरी समान होती है,
लेकिन थोड़ा सा पोल्स की ओर जाने में हल्का सा फर्क आता है। हल्का सा क्या है, फर्क आने लगता है, थोड़ी सी बढ़ जाती है वो। तो पहला ऑप्शन आपका सही है या नहीं है, इस बात पे आपको ध्यान देना। ध्रुव पर अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा से अधिक लंबी होती है। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। हल्का सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा। नॉर्मली हम कहते हैं कि 111 किलोमीटर की दूरी होती है, लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई? तो इसका आंसर बी ना होके क्या होगा, सी होगा। बोथ 1 and 2 आर इक्वल। मेरी बात समझ में आई? हल्का सा चपटेपन की वजह से थोड़ी सी डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाता है, थोड़ा सा अंतर बढ़ जाएगा। 111 होता है वैसे। अच्छा, दूसरा सवाल, पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे पृथ्वी के केंद्र से नापा जाता है। तो जिस भी स्टूडेंट को लैटिट्यूड मतलब जैसे सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहां से हमने एंगल रखा कि पृथ्वी के केंद्र से कितने डिग्री का एंगल बनेगा, पहला 0 डिग्री का बनेगा। इसके बाद हल्का सा कितने का बनेगा, 1 का बनेगा, फिर 2 का बनेगा, ये 45 का बनेगा, ये 70 का बनेगा, ये 90 का बनेगा। इसीलिए इसको 90 डिग्री नॉर्थ कहेंगे, इसको 0 डिग्री कहेंगे। इसको आप 45 डिग्री नॉर्थ भी कह सकते हो। ऐसे ही मान लो ये 45 साउथ का बनता है, तो 45 साउथ का लैटिट्यूड हो जाएगा, ये 90 डिग्री साउथ का हो जाएगा। तो ये पृथ्वी के केंद्र से ली गई कोणीय दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये कई सारी क्लासेस में हमने पढ़ाया हुआ है, और जो Q3 IAS में भी मैंने कुछ सारे फ्री क्लासेस दी हैं, वहां पर भी आपको ही मिल जाएगा। तो लैटिट्यूड क्या है, एक एंगल है, एक कोण है जो पृथ्वी के केंद्र से लिए जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही बात है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, ओके, गुड। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। दूसरा सवाल आपके सामने है, कौन बनेगा करोड़पति का। तो देशांतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कौन से कथन सही हैं, इस पे भी ध्यान देना आप लोग है कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा हो, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो बताओ, पहला ऑप्शन है, प्रधान माध्यान्ह रेखा बेरिंग जल डमरू मध्य में रॉयल खगोली वेधशाला से गुजरती है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से, बेरिंग स्ट्रेट से वो गुजरती है, प्राइम मेरिडियन। ये क्या सही है? दूसरा है, जो देशांतर होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उनका यूज हम किसके लिए, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं या फिर कौन कौन से सही हैं, इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे, फटाफट आंसर आप बताएंगे। बताओ कौन सा आंसर होगा। क्या बेरिंग स्ट्रेट से प्राइम मेरिडियन गुजरती है या नहीं? ठीक है, आंसर जब समझ लो कुछ अलग अलग आने लगे तो इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा बात है या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हम लोगों को। कौन सा क्वेश्चन इसका ठीक होगा, आंसर कौन सा सही होगा? और जिसने पढ़ा हुआ है उसको ये आना चाहिए, है ना। देखो, आप लोग एक बात ध्यान रखें, वो आंसर जरूर दिया करें यार। एमसीक्यू करवा रहे हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं फॉर यूपीएससी। आप बैठे हुए और आप आंसर क्लिक नहीं करते हो, इसमें क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो मन में बताओ, कौन आपको देख रहा है, पहली बात कि आप सही दे रहे हो कि गलत दे रहे हो। और इज्जत और बेइज्जत वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। और इतनी इज्जत क्यों प्यारी है हमको कि हमारा गलत हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी? किसके सामने होगी? अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के सामने। तो ये बिल्कुल फर्जी बातें हैं। आप लोग अपना आंसर दो, पूरे मन से दो, और आंसर अगर गलत हो गया तो फिर दिल को लगनी भी चाहिए चोट ना, क्यों गलत क्यों हुआ, तभी तो आप सीखोगे उसको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आंसर जरूर देना है। बताओ, ज्यादातर लोगों ने कौन सा आंसर दिया? कई लोगों ने सी आंसर दिया है, किसी ने बी आंसर दिया है, किसी को पहले स्टेटमेंट में कंफ्यूजन भी है। गुड,
बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? देखो पहली बात, पहला क्या पूछ रहा, देखो बेरिंग जल डमरू मध्य में रॉयल खगोलीय वेधशाला से गुजरता है। तो पहली बात तो मेरी आप भावनाओं को समझो, वो प्राइम मेरिडियन पूछ रहा है। प्राइम मेरिडियन का मतलब होता है प्रधान माध्यान्ह रेखा, और प्रधान माध्यान्ह रेखा को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ध्यान दो, प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन प्रधान माध्यान्ह रेखा या ग्रीनविच रेखा, जो लंदन से होकर गुजरती है और भी देशों से होकर गुजरती है। जो इंग्लैंड में लंदन के अंदर एक ग्रीनविच एक जगह है, वहां से गुजरती है। मतलब अगर आप वर्ल्ड का मैप बनाते हो ऐसे, तो ये जो बीच में सेंटर पार्ट होता है यही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, और यहां से इधर को आपको 180 ईस्ट और 180 वेस्ट मिलता है। तो यहां पर 180 ईस्ट 180 वाला वेस्ट वाला और 180 ईस्ट वाला, हालांकि दोनों एक ही चीज है, बाद के क्वेश्चन में आएगा। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच लाइन, ये वाली लाइन होती 0 डिग्री। क्लियर हो गया? और ग्लोब में अगर आपको देखोगे इसको, तो बीच वाली लाइन होगी। मेरी बात समझ के? तो कह रहा है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, क्या वो बेरिंग स्ट्रेट से होके गुजरती है? तो बेरिंग स्ट्रेट कहां है, मुझे कमेंट करके बताओ। अब सवाल इसमें ऐसा मत समझना कि हमारा एक सवाल हुआ है, 2 सवाल हुआ, कई सारे सवाल आ गए, कई सारी डेफिनेशंस आ गई। ज्योग्राफी बाकी टॉपिक से बिल्कुल अलग अलग है, हिस्ट्री पॉलिटी से। वहां पर एक सवाल में एक ही चीज आती है, यहां पर एक सवाल में कई सारे कंसेप्ट हो जाते हैं। मेरी बात समझ गए? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर कितने सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होते हैं उस पर फोकस करो। तो बताओ पहला बेरिंग स्ट्रेट कहां पे है, फटाफट कमेंट करके बताओ। क्या बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब जल संधि, जल डमरू मध्य, जो पानी को जोड़ता है, जमीन को अलग करता है। तो ये बताओ, जब हम कह रहे हैं कि लंदन से होकर गुजरती है, ग्रीनविच लाइन है, प्रधान माध्यान्ह रेखा, तो यहां पे स्ट्रेट कहां से आ जाएगा? तो प्राइम मेरिडियन का इससे, किससे, स्ट्रेट से तो कभी कोई मतलब ही नहीं हो सकता। हम उसको जमीन से गुजार रहे हैं, प्राइम मेरिडियन को लंदन से होकर जा रही, तो स्ट्रेट कहां से हो जाएगा वहां पे? स्ट्रेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। स्ट्रेट मींस कनेक्टिंग वाटर बॉडीज सेपरेट लैंड बॉडीज, जो जमीन को जो अलग करती है और पानी को जोड़ती है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट कहां पे होगा? स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट कहां होता है? इस जगह पे मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट आपको, एक तो यहां एक तो यहां। मतलब अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, सॉरी मैं ग्लोब भूल गया आज, मैं कल सबसे पहले ग्लोब से आपको बताऊंगा उसमें, तो ये मेरी गलती है, मैं इसको मानता हूं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं। आप ये देखो, ये लैटिट्यूड्स हैं, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। प्राइम मेरिडियन मतलब बिल्कुल बीच वाला है। तो प्राइम मेरिडियन तो ये है ना, ये वाला जो यहां से जा रहा है, ये क्या है? ये पूरा प्राइम मेरिडियन है। तो प्राइम मेरिडियन तो यहां से जा रहा है और यहां से जा रहा है, बीच में लंदन है, ये वाला। तो बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है, तो बेरिंग स्ट्रेट कहां कहोगे आप? तो बेरिंग स्ट्रेट तो कुछ और है। बेरिंग स्ट्रेट है आपका जहां पर एशिया और नॉर्थ अमेरिका क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये यहां पर आपको इस हिस्से में बेरिंग स्ट्रेट मिलेगा, फिर या तो यहां मिलेगा, ये वाला साइबेरिया का पार्ट है, ये वाला अलास्का का पार्ट है। तो यहां पर तो बेरिंग सी भी है, बेरिंग स्ट्रेट है। तो यहां पर स्ट्रेट मतलब कनेक्टिंग वाटर बॉडीज, जो यहां के पानी को यहां से जोड़ेगा और यहां के जमीन को यहां से अलग करेगा। तो बेरिंग स्ट्रेट। और प्राइम मेरिडियन कौन सी है? प्राइम मेरिडियन तो ये है। तो प्राइम मेरिडियन ये है, बेरिंग स्ट्रेट ये है। तो पहला स्टेटमेंट गलत कि सही? गलत। तो पहली बात, बेरिंग स्ट्रेट किस किस को अलग करती है? तो आप कहोगे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, कॉन्टिनेंट्स को अलग करती है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है। बाकी कनेक्ट किसको करके? स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य, जल संधि है, पानी को जोड़ेगी। तो ये यहां पर बेरिंग सी है और यहां पर कौन सा है? चुकची सी कह सकते हो, ऊपर वाला हिस्सा, उसको आपस में कनेक्ट करती है, तो पानी को जोड़ती है। तो इसका और इसका कोई लिंक नहीं है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। बात क्या समझे? तो पहला स्टेटमेंट, अब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसका बताओ? अब कौन सी चीज सही होगी? अब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? जल्दी कमेंट करके बताओ। अब पहला किस, दूसरा या तीसरा? अब इस हिसाब से ये तो गलत हो गया। और दूसरा, देशांतरों का उपयोग विभिन्न स्थानों पर दूरी और समय की गणना के लिए किया जाता है। देखो
टाइम को तो हम लॉन्गिट्यूड्स में लेते ही हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत में अगर इतना बजा होगा तो लंदन में कितना बजा होगा, पाकिस्तान में कितना बजा होगा। तो जब भी हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो वहां पर हम टाइम के लिए यूज किया जाता है उसको। किसके लिए यूज किया जाता है? टाइम के लिए। देखो अब फिर से मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं वाला। जैसे ये है। अब ये मान लो पृथ्वी है, ये सॉरी ये सन है, तो अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। तो सन के सामने पहले ये वाला लॉन्गिट्यूड आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लॉन्गिट्यूड जब चेंज होगा तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा दी, तो चेंज कौन हो रहे हैं? लॉन्गिट्यूड चेंज होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स का उपयोग केवल जो है सबसे मेन यूज इसका किसके लिए होता है? टाइम के लिए। बाकी प्लेसेस को डिनोट करने के लिए तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दोनों का होता है। जैसे आप कहो कि आप इस जगह पे रहते हो, तो इस जगह पे रहते हो का मतलब एक अक्षांश रेखा लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में काटेंगे, वही तो प्लेस होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसे हम कहते हैं। तो जो नॉर्मली वाई एक्सिस कहते हो आप उसको लॉन्गिट्यूड कह सकते हो, एक्स एक्सिस को आप लैटिट्यूड कह सकते हो। तो ये पोजीशन को, किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि टाइम बताने के लिए कि भारत का टाइम कितना है, दूसरे में टाइम कैसे है, टाइम कैसे चेंज होगा, तो टाइम घड़ी से थोड़ी चेंज हो रहा है। वैसे तो घड़ी से चेंज हो रहा है, लेकिन घड़ी किस पे डिपेंडेंट है? अर्थ की रोटेशन पे डिपेंडेंट है। जैसे ये है, जैसे मैं यहां पे हूं, सन है मेरा, ये हिस्सा पहले कहां पे आया? सन के पास आया, फिर ऐसे ऐसे आ रहा नहीं। मेरे सर को देख के आपको ज्यादातर ग्लोब की याद आती होगी, तो अच्छी बात है, इसीलिए मैंने ऐसा कर भी रखा है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, लैटिट्यूड्स टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि सॉरी लॉन्गिट्यूड टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स चेंज होते हैं विथ अर्थ रोटेशन, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस मतलब कौन कितना दूर है, जैसे ये डिस्टेंस के लिए कौन सा यूज होगा? जैसे हम कहते हैं कि आपको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, या इधर उधर जाना है, कौन यूज होगा? लैटिट्यूड्स की लॉन्गिट्यूड्स। जैसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, तो वहां पर हम लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं कि लैटिट्यूड्स का? देखो जो लॉन्गिट्यूड है वो तो एक ही है ना, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, तो एक ही है। समझ गए? तो किस चीज का यूज होगा? अब ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपके पास, वो सही है कि नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए ये अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आप मुझे बताओ, जैसे हम कहते हैं भारत ज्यादातर ट्रॉपिकल जोन में है, यूरोप टेम्परेट जोन में है, पोलर जोन है। तो जब हम ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध, टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंध और ऐसे ऐसे देखते हैं, तो लॉन्गिट्यूड होता है कि लैटिट्यूड होता है? उसमें लैटिट्यूड यूज किया जाता है। तो बताओ क्या दूसरा आंसर सही है? क्या दूसरा सही है? समय के लिए तो यूज होता है, क्या देशांतरों का उपयोग दूरी के लिए भी होता है, डिस्टेंस के लिए? नहीं, डिस्टेंस के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं किसको? लैटिट्यूड्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? लैटिट्यूड्स को। अर्थ की रोटेशन के साथ, अर्थ की रोटेशन के साथ लॉन्गिट्यूड्स चेंज होते हैं। वो बताए थे ना, ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, इसलिए टाइम रोटेशन पे डिपेंड करता है, घूर्णन पे डिपेंड करता है, इसीलिए लॉन्गिट्यूड चेंज होगा रोटेशन के साथ। तो टाइम को डिपेंड कर, टाइम डिपेंड करेगा लॉन्गिट्यूड्स पे, जबकि डिस्टेंस ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, साउथ नॉर्थ में वो लैटिट्यूड्स चेंज होंगे उसमें। जैसे ये 0 लैटिट्यूड, 1 लैटिट्यूड, 2, ऐसे ऐसे करके। और दूसरा, जो लेटे हुए होंगे उनको हम लैटिट्यूड कहेंगे, ध्यान रखना। जिसको याद नहीं होता ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, और जो लॉन्गिट्यूड होंगे वो लंबे वाले होंगे। लॉन्ग मतलब लंबाई और लेटे हुए लैटिट्यूड्स। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताओ, इसका आंसर क्या होगा? हां, अब सभी लोग समझ गए। तो आंसर इज डी। सब समझ गए बात? गुड, आगे बढ़ा जाए। तो इसीलिए टाइम लगता है। अब आप मेरी समझ में आई बात? ज्योग्राफी में क्वेश्चन करने में आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एक साथ आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो, लेकिन बाकी टॉपिक पे ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो अगर पॉलिटी में आर्टिकल 21 पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल 21 में जो बहुत कुछ है वो, उसको आर्टिकल 52 से आप जोड़ना या कहीं और जगह नहीं जोड़ सकते उसको, या बहुत कम ना के बराबर जोड़ेगा।
लेकिन यहां पर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, एक जगह आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कई सारे सवाल उससे बन सकते हैं आपके। ठीक है, ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब ये बताओ, सवाल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से ही है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो every 15 डिग्री ईस्टवर्ड लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाय 1 आवर। रिटार्डेड मतलब डिले हो जाता है, पीछे हो जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व की ओर स्थानीय समय में 1 घंटे की देरी होती है। दूसरा सवाल है, किसी स्थान पर देशांतरी स्थानीय समय की ग्रीनविच मानक समय जीएमटी, जो अभी बताया था मैंने ग्रीनविच मीन टाइम की, से तुलना करके निर्धारित किया जा सकता है। मतलब जीएमटी को बेस बना के हम किसी भी दूसरे जगह का टाइम हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जीएमटी पे बेस्ड होता है दूसरा टाइम, कहां पर कितना बजा है। तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताओ। ध्यान से बताना, कई लोग सी आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर देना बहुत जरूरी है भाई, प्लीज। आप पूरी सारे क्लासेस रेगुलर करते रहो तो आपका ये काफी कुछ सही हो जाएगा। एक चीज मैं हमेशा ही कहता हूं क्लास में, और हमारे फेलियर के पीछे, हमारी नाकामी के पीछे अगर सबसे बड़ा कहीं रीजन है तो वो ये है कि हमारे अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती है चीजों को लेके, और सही से हम नहीं पढ़ते हैं, ये हमेशा। बाकी फिर कोचिंग को गलियाना, टीचर को गलियाना, वो फिर बात की बात है ना। या कोचिंग पैसा लेके क्या कर दे रही है, बर्बाद कर दे रही है, ऐसी तैसी कर दे रही है बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको हम नहीं रोक सकते हैं, हम अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने आप पे कंट्रोल करने का मतलब रेगुलर पढ़ाई करना, चाहे आप किसी भी चैनल में देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी क्लास देखो, आपको पसंद आती है तो ठीक है, नहीं आती तो अलग बात है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना वो क्या बटन होता है ना एक, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो चीज जरूर फॉलो करें। ठीक है, अब देखो ये सवाल में क्या किया आपने, तो ज्यादातर लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, ज्यादातर लोग सी आंसर कर रहे। देखो यही थोड़ा सा बड़ा सवाल दिक्कत आता है, इसीलिए अच्छे क्वेश्चन है। देखो कहना क्या चाहता है, कवि क्या कहना चाह रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, बिल्कुल सही बात है। अर्थ है ना ये, अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इसीलिए 15 डिग्री पूर्व की ओर स्थानीय समय में 1 घंटे की देरी होती है, ये सवाल पूछा। देखो है क्या, आपको पता ना कि अर्थ रोटेट करती है 24 घंटे में, 24 आवर्स में अर्थ एक राउंड लगा देती है। अब इसे मैथ्स में चले जाओ, 24 आवर्स में अगर अर्थ घूमती है एक राउंड, तो विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो कितने डिग्री के बराबर होगा, 360। 24 घंटे में अगर अर्थ ऐसे घूम जाती है तो 360 डिग्री घूमगी नहीं घूमगी, 360 डिग्री का रोटेशन हो गया। अब इसको ऊपर नीचे करो तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360/24। उसको अगर हम इधर उधर करते हैं तो पता चलता है हमें कि 1 डिग्री अर्थ को घूमने में कितना डिग्री मूव करना पड़ेगा, 15 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर है। कितना डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, 24 आवर्स ऐसे, तो 15 डिग्री में मतलब 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा। 15 डिग्री घूमेगी कितने में, 60 मिनट में, उसको कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे ही 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। ये पढ़ते हैं ना आप, सिंपल सा, ये 4 मिनट यहीं से आता है जो आप सुनते हो। यानी अर्थ एक रोटेट करती है, एक रोटेशन पूरा करती है 360 डिग्री का 24 आवर्स में, इसलिए 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। ये भी बिल्कुल बात सही है। 15 डिग्री पूर्व की ओर जाती है कितने में, 1 घंटे में घूम जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तो 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री, तो 15 डिग्री 1 घंटे में, तो 15 चौको 60, 15 × 4 60, तो ये आप जान गए इतना। अब जो सवाल हमारा ये है कि देरी होती है, रिटार्टेड, मैंने बोला था भी डिले होता है, तो पूर्व की ओर स्थानीय समय में 1 घंटे की देरी होती है। अब गौर से बताओ, दोबारा से स्टेटमेंट बताओ,
ये आंसर सही है कि गलत है? ऊपर वाला सभी लोगों ने इसको सही बोला है, जितने भी मेरे पास कमेंट आए हैं उन्होंने सबको इस स्टेटमेंट को सही बोला है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जरा फिर से बताओ, स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट पहला वाला अब सही है कि गलत है? फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस सवाल में ज्यादा टाइम लगता है उसको हम ज्यादा टाइम से, क्योंकि जैसे मैंने फटाफट में यहां से निकल गया, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो एमसीक्यू करने का कोई मतलब है नहीं, है ना? तो बताओ, पहला आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट? हाँ बिल्कुल सही बात, रॉन्ग है ये। वो क्या कह रहा है कि और ईस्ट की ओर जाने में 1 घंटे की देरी होती है। देरी कैसे हो जाएगी? प्लस नहीं होगा? कैसे होगा बताता हूं। देखो देरी नहीं होती है, आगे होगा वो टाइम। कैसे होगा बताते हैं। देखो सिंपल है, ये सन है, अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। या आप इसको वर्ल्ड मैप पे भी बता सकते हो ऐसे, ये कितना डिग्री है? 0, ये 180 डिग्री हो जाएगा, और सन यहां पर है। सन हमेशा ईस्ट में ही दिखाएंगे हम, और पृथ्वी घूम रही वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले उजाला यहां होगा कि नहीं होगा बताओ? सबसे पहले उजाला कहां होगा? यहां। तो रात के 12 तो यही बजेंगे ना सबसे पहले। उजाला होने का मतलब रात को 12 बजे उजाला नहीं होता है, लेकिन जब रात के 12 सबसे पहले बजेंगे, उसके बाद ही तो सुबह के 6-7 बजेंगे, सबसे पहले सन आएगा। तो कहने का मतलब सन की सनरेज सबसे पहले कहां पड़ेंगी? इस एरिया पे, उसके बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो बताओ, जब हम पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब वेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? देरी होगी नहीं होगी? मतलब अगर यहां रात के 12 सबसे पहले बजेंगे, तो यहां सुबह के 7 भी जो सबसे पहले बजेंगे, तो यहां सुबह के 7 बजे होंगे, तो इससे पीछे कितने बजेंगे? 8 तो नहीं बज गए होंगे ना, 7 से पीछे ही तो बजेगा। तो यहां 6 बजा होगा, यहां 5 बजा होगा, यहां 4 बजा होगा, यहां 3 बजा होगा, ऐसे पीछे की ओर जाएगा। तो जैसे जैसे आप वेस्ट की ओर जाओगे, टाइम में क्या होते जाएगी? धीरे देरी होते जाएगी। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो क्या देरी होती? नहीं, देरी नहीं, आगे होगा, वो डिले नहीं होगा, ऐड हो जाएगा उस पर टाइम। मेरी बात समझ में आई? तो वो आगे पूछ रहा था। तो 5 की, जैसे ये भारत है, तो भारत के ईस्ट में कौन है? बांग्लादेश है, और भारत के वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान। तो बांग्लादेश का टाइम, बांग्लादेश आगे है ना ईस्ट में, तो बांग्लादेश का टाइम हमसे कमेंट करके बताओ, आगे है या पीछे है? और पाकिस्तान का टाइम हमसे क्या है? पीछे। तो हम ईस्ट में जा रहे हैं इंडिया से, तो देरी होगी टाइम में कि आगे होगा? वो ऐड हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ गई ना सभी के बाद? तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक बार मुझे कमेंट करो सभी को पसंद आ गया करके। ठीक है, सभी समझ गए? क्लियर है ना? हाँ, तो यूपीएससी यही है। तो यहां पर एमसीक्यू कराने का मतलब ये नहीं कि हमने अपनी खाना पूर्ति कर दी और सवाल बता दिया आपको और आप चले गए। हमारा ये देखो, पढ़ाई का मकसद, मैं बकवास कई बार ज्यादा करता हूं और मैं करता रहूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा एक मानना है जिंदगी में, मेहनत से सफलता नहीं मिलती है। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में कहता हूं। और आप कहते हो कैसी बकवास बातें कर रहा है, बिल्कुल बात सही है। अगर मेहनत से ही सफलता मिलती है तो मेहनत तो कोई भी कर लेगा। सही तरीके से मेहनत करने से सफलता मिलती है। क्यों मिलती है इसका एक रीजन बताता हूं। ये जो स्टेज होती है ना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो प्री में तो क्या होता है प्री में जितने स्टूडेंट पास होते हैं उनके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है, तभी तो प्री पास होता है। लेकिन प्री पास होने का मतलब ये होता है कि आपने भीड़ को क्या कर दिया? कम कर दिया, बस। उसके बाद मेंस में बहुत सारे फेल हो जाते हैं, मेंस में मतलब मेंस रिजल्ट, फिर इंटरव्यू में फेल होते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि जो प्री में फेल हो गया उसके पास नॉलेज कम थी, मेंस वाले के पास ज्यादा थी, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, दूसरे में बहुत सारे नॉलेज आ गई। तो एक तरीका है, वो धीरे धीरे बताएंगे किसी और जगह पे। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो मेहनती हैं, जो अच्छे हैं, जो फाइट कर सकते हैं, वो तो प्री तक जा रहे हैं। प्री के बाद कुछ खास क्वालिटी होनी चाहिए, मेंस में कुछ खास क्वालिटी होनी चाहिए, इंटरव्यू में कुछ खास क्वालिटी होनी चाहिए। तो मेरी बात समझ गए? तो मेहनत एग्जाम निकालने का तरीका नहीं है, सही तरीके से मेहनत एग्जाम निकालने का तरीका। मतलब सही तरीका क्या है? आपने लॉन्गिट्यूड्स पढ़ लिए, लैटिट्यूड्स पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में क्लिक नहीं करी, आपने सोचा नहीं इसमें, और वहां पर आप हड़बड़ा गए ज्यादा तेजी में, क्योंकि 1-1.5-2 मिनट आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो वहां पर ह्यूमन एरर्स होते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इस घर पे तो मुझे सब समझ में आ गया, मैंने सिलेबस भी किया, मैंने पढ़ाई भी की, 10-12 घंटे 8 घंटा लगातार 2 साल 3 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है।
या मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो ये वो लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट होते हैं, मगर सेलेक्ट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, उस गड़बड़ को हमने सुधारना है। क्लियर हो गया? अब मेरी बात आप समझ गए, ठीक है? अब ए तो रॉन्ग है इसका, ठीक हो गया। अब कहां थे हम? ये गलत है, ठीक है, ये वाला गलत हो गया। अच्छा बताओ बी क्या होगा फिर? अब किसी स्थान का देशांतरी स्थानीय समय की ग्रीनविच मानक समय से तुलना करके निर्धारित की जाती है। तो दूसरा वाला सही है कि नहीं है? अब बताओ बताओ फटाफट बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ये तो बिल्कुल सही बात है। जीएमटी से तुलना करके क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। जीएमटी से तुलना मतलब जैसे आपने सुना होगा, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मैं इतना बजा है तो भारत में कितना बजा है? 5.5 घंटे का अंतर है। पढ़ते ना कि 0 डिग्री यानी ग्रीनविच यानी लंदन का में 5 बजा है तो भारत में कितना बजा होगा, या वहां उतना बजा है तो वहां कितना बजा है। तो ठीक है ये स्टेटमेंट, तो जीएमटी से तुलना करके निर्धारित किया जा सकता है। 0 डिग्री पे इतना बजा है तो उसमें कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। टाइम जोन नहीं पढ़ा रहा मैं भी, बाद में इसी में आएगा आगे। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज बी। वेरी गुड। तो बात समझ में आ गई आपके? ठीक है। तो कई बार हमें पता होता है चीजें और हम दिक्कत कर जाते हैं। अगला सवाल नंबर 4, लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन द डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। देशांतर को इसमें देशांतरों की डिग्री में नापा जाता है। प्रत्येक डिग्री को आगे मिनटों में और मिनटों को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। मैंने क्या बताया? ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, मिनट्स इनटू सेकंड्स। ये भी था, क्लियर है? और देशांतर अर्धवृत्त होते हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुव की ओर लगातार घटती जाती है। ये इजी सवाल है, इसका आंसर आप मुझे दे दोगे? फटाफट फटाफट बताओ, कमेंट फटाफट। किसी किसी सवाल में समय कम लगना चाहिए, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? लॉन्गिट्यूड्स में ये सही है क्या गलत है? ये कैसा है ये देखना आपको। और लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स, अर्धवृत्त होते हैं और इनके बीच की दूरी पोल्स की ओर लगातार घटते जाती है। क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं या कोई गलत भी है? ऐसे में बताओ आप, फटाफट आंसर दो। आंसर क्या होगा इसका? अच्छा मुझे ना एक टाइप करते समय ऐसे भी दिया करो, जैसे 4 का ए है कि बी है, ऐसे आंसर दिया करो। नहीं तो फिर मैं मैसेज पढ़ने में दिक्कत हो जा रही है, पता चला आप पीछे वाला दे रहे हो सीसीसी और मैं ये वाला समझ जाऊं उसको, या डीप समझ जाऊं। तो जब भी आप लिखो, जैसे मान लो 4 है, इसका जो भी आंसर है 4 के आगे आप अपने हिसाब से लिख दिया करो उसे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब जैसे कई लोगों ने बी लिखा है, अब ये वाला बी है कि वो वाला बी है? जल्दी। गुड, आंसर अब सही है आपका। भाई ये आंसर सही है कि नहीं है? सही है। डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में नापा जाता है कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। दूसरा भी सही है। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने अभी क्या कहा? डिग्रीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मीटर, मतलब एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में फिर 60 सेकंड्स भी हो गए। समझ गए ना मेरी बात? यानी एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। यहां पर नहीं पड़ता 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है कन्याकुमारी वाला, फिर वो नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। जब मिनट है तो उसका आधा भी तो कितना हो जाएगा? मतलब हम कहते हैं ना नॉर्मली, जैसे लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही ले लो, एक डिग्री में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड ले लो, ये कितना है 1 डिग्री, इसके बीच की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर। अब इसी एक डिग्री को आप 60 हिस्सों में बांट दो तो कितने हुए? एक डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट्स हो जाएंगे। तो अब भी तो 111 किलोमीटर होगा ये, ऐसे भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई कर दो उसको सेकंड्स में। तो यहां पर मिनट और सेकंड का मतलब टाइम से मतलब नहीं है, ये डिस्टेंस से मतलब है। आप पढ़ते हो ना इसको, एंगल्स को कई बार मिनट और सेकंड में डिवाइड किया जाता है मैथ्स में। तो ये स्टेटमेंट भी इसका क्या है? सही है। तीसरा, लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स। बिल्कुल सही बात है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगे? सेमी सर्कल्स। अगर आप देखोगे लॉन्गिट्यूड्स को
तो लॉन्गिट्यूड्स क्या मिलेंगे आपको? सेमी सर्कल्स, अर्धवृत्त होते हैं, जबकि सर्कल लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? सर्कल्स होते हैं। ये देखो, ये डायग्राम अच्छा है। अब ये जो ऐसे खींचे गए हैं, ये 0 डिग्री है बीच वाली, ये क्या है? सेमी सर्कल ही तो है। मतलब अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ है, तो यहां से लेके यहां तक ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएगा, यही तो 0 डिग्री है सामने जो आपके। तो यहां से इतना ही तो है ये सेमी सर्कल अर्धवृत्त है। इसके पीछे वाला तो 180 डिग्री होगा ना। ये जैसे आप मुंह से भी कर सकते हो, नाक से एक लाइन ऐसे खींच दो तो ये लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री हो जाएगा, पीछे जो जाएगा कितना होगा? 180 हो जाएगा। तो ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स, ये मैंने पढ़ाया भी था पहले। सभी भी देशांतर क्या होते हैं? अर्धवृत्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो लैटिट्यूड्स होंगे, देखो लैटिट्यूड्स मींस ये सब क्या है? सर्कल्स होते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब। लेकिन जो पोल होता है वो क्या होता है? पॉइंट होता है। पोल्स क्या होंगे? पॉइंट। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ एक पॉइंट होता है, बाकी सब सर्कल्स होते हैं अक्षांशों के केस में, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो ऐसे वाले हैं ये सेमी सर्कल होंगे, बस इतना ही। इसके पीछे तो दूसरा वाला होगा। तो लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। लेकिन लैटिट्यूड्स, देशांतर, सभी वृत्त नहीं होते हैं, है ना। कौन से नहीं होते? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक पॉइंट होते हैं, और पॉइंट का रेडियस हमेशा 0 होता है, इसलिए वो वृत्त नहीं होगा। बाकी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश हैं, सारे वृत्त होंगे, और सबसे बड़ा वृत्त होगा भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। क्या क्लियर हो गया सभी को? तो इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका आंसर क्या होगा बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे। इसका नया आंसर क्या बनेगा? आंसर इज डी। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर। ठीक है, तो डी आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट होगा। अब सभी के समझ में आ गया? गुड, चलो आगे बढ़ा जाए। अब ये भी बहुत इजी है, फटाफट पढ़ो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ISM 5 घंटा 30 मिनट है, किससे? ग्रीनविच मानक समय से। अब मैंने कितनी बार आपको, देखो अभी ग्रीनविच मानक समय आया, तो ग्रीनविच मानक समय कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो ज्योग्राफी की एक खासियत होती है, एक चीज अगर आप कॉन्सेप्ट बना लो तो बाकी वो और क्वेश्चन में आपको सपोर्ट करेगा। और दूसरा, कनाडा, USA एंड सोवियत संघ में 5 समय होते हैं। अब सोवियत संघ तो अब रहा नहीं, आप इसको रशिया भी कह सकते हो। क्या 5 ही टाइम जोन है या ये पहला? कौन सा स्टेटमेंट सही है, जरा जल्दी बताओ मुझे फटाफट। इसका आंसर तो आप दे सकते हो, जल्दी 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 जल्दी। कौन सा आंसर है? अब देखो, ज्यादा टाइम ना लगाया करो उस पर, आंसर जरूर दो। एक मन जरूर बनाना कि हमें किस पे ठप्पा लगाना है। भारतीय मानक समय, ग्रीनविच मानक समय, GMT मतलब, GMT का मतलब क्या? ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन से जाती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री GMT मतलब 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो GMT है, वहां से भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। स्टेटमेंट सही है गलत है ये बताओ। ये पेन में सही यूज कर रहा हूं कि गलत? लाल वाला यूज कर देते हैं हम, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, पहला तो सही है ना, 5 घंटा 30 मिनट तो आगे हैं। देखो सिंपल सी बात है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही बात है, उसको हम लेते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये भारत के बीच में है। इंडिया के बिल्कुल मिड में कितना है? ये है। ये लाइन कहां से गुजरती है? आपको पता है कि ये प्रयागराज के पास, यानी पुराना इलाहाबाद के पास नैनी एक जगह है, मिर्जापुर, ये मान लिया गया। मतलब ये भारत के बिल्कुल मिड से जाती है। जैसे ये इंडिया है
तो एक बिल्कुल बीच से एक लाइन जाती है, एक लॉन्गिट्यूड जाएगा भारत के बिल्कुल मिड से, जिसको हम 82.5 कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर 68 है, यहां पे 97 है। अब भारत का जो टाइम लिया जाएगा, दुनिया के किसी से भी हम कंपेयर करेंगे इंडिया के टाइम को, विच इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जिसको हम सभी फॉलो करते हैं, तो वो 82.5 है। और ग्रीनविच कितना है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और 82.5 में कितने का डिफरेंस आएगा? सिंपल सी बात है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बढ़ाया था आपको, 360 डिग्री में घूमने में अर्थ समय लेती है 24 आवर्स, 360 डिग्री रोटेशन इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ टाइम लेगी कितना? 4 मिनट लेती है। थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था। तो ये बताओ, 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ 4 मिनट लेती है, तो 82.5 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा ना उसको, तभी तो टाइम में डिफरेंस आएगा। टाइम में डिफरेंस किसकी वजह से आता है? घड़ी की वजह से नहीं आता, मैंने बताया अभी। घड़ी तो रोटेशन के हिसाब से चलती है। रोटेशन कैसे कैसे हो रहा है? जो हिस्सा सन के पास आएगा उसके हिसाब से होगा ना वो, ऐसे ऐसे। तो रोटेशन 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 मतलब जो डिफरेंस है लंदन ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन और हमारे बीच में, उसमें कितना होगा? तो आप करोगे 82.5 डिग्री ईस्ट इंटू 4। 1 डिग्री में इतना, तो इसमें कितना होगा? तो इसको हम गुणा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पता चलता है कि लगभग एवरेज 5 आवर्स 30 मिनट्स आएगा। कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा। अब ईस्ट को कैलकुलेट मत करना, 4 ईस्ट मत कर देना उसका, वो खाली डायरेक्शन दिखाता है, वो हम क्लास में आपको मेन पढ़ाते हैं। तो 5.5 घंटे का अगर 2-4 मिनट आगे पीछे होगा तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना? जैसे किसी भी कंट्री का टाइम दूसरे कंट्री के टाइम से 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, 1.5, 1 एंड 15 मिनट्स, ऐसे आगे पीछे होता है। 1 घंटा 2 मिनट आगे नहीं होगा किसी का, तो उससे कहा जाएगा कि इस 2 मिनट को क्या कर दो? स्किप कर दो, हटा दो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। अब ऐसे सवाल में एग्जामिनर गलती कहां करेगा? आगे या पीछे में। ये आगे है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ईस्ट में अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ा था? एक सवाल जो आपने गलत किया था, डिले हो जाता है, रिटार्डेड हो जाता वाला सवाल था, उसको आप लोगों ने गलत किया था। अब आपको समझ में आई है? हम ईस्ट में हैं तो हम पहले सूरज के सामने आएंगे। हमारे यहां रात के 12 पहले बजेंगे, हमारे यहां सुबह 7 पहले बजेंगे, सूरज पहले आएगा, तो हमारा टाइम आगे होगा। जैसे बांग्लादेश का टाइम हमसे भी आगे था, हम लंदन से ग्रीनविच से भी ईस्ट में हैं, तो हम आगे ही रहेंगे, प्लस होगा हमारे यहाँ टाइम। ठीक है? उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जामिनर क्या करेगा यूपीएससी में? आगे की जगह वो पीछे लिख देगा, अनर्थ हो जाएगा। तो स्टूडेंट खाली इतना ही पढ़ेगा, ठप्पा लगा देगा। अगर ये पीछे हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, कनाडा और यूएसए जो है काफी बड़े कंट्रीज हैं जिनका ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है। जैसे भारत है, तो भारत का पूरब से पश्चिमी विस्तार बहुत कम है, ठीक ठाक है मतलब। और हम लोग उतने ज्यादा जागरूक भी नहीं है, मतलब उतना हमारे पास कि घड़ी पहन के हर आदमी काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो ट्रेन को भी सिग्नल ढंग से नहीं मिल पाता कई बार, तो घड़ी की बात ही छोड़ दो। तो हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन है, मतलब अरुणाचल में जितना बजेगा उतना ही दिल्ली में, उतना ही गुजरात में बजेगा। लेकिन अमेरिका में और कनाडा में काफी लंबा डिस्टेंस है उनका, ईस्ट टू वेस्ट, तो वहां पर 5 टाइम जोन्स हैं। कितने हैं? कहां गया ये? 5 टाइम जोन है। बिल्कुल सही बात है, कनाडा और यूएस में 5 टाइम जोन है। लेकिन यूएसए उनसे भी, सॉरी रशिया उनसे भी बड़ा है, बहुत ज्यादा है रशिया। तो वहां पर पहले 11 टाइम जोन थे। मतलब रशिया के ईस्टर्न पार्ट से अगर वेस्टर्न पार्ट में अगर आपको जाना है तो आपको 11 बार घड़ी बदलनी पड़ेगी अपने अपने हिसाब से। काफी लंबा टाइम है। जैसे हम इंडिया से बांग्लादेश जाएंगे तो आधा घंटा अपनी घड़ी को आगे कर देंगे, बांग्लादेश के साथ हम अपने आप को सेटल कर लेंगे। वैसे ही अगर रशिया में ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाना है तो 11 बार आपको घड़ी बदलनी पड़ती थी, लेकिन फिर उन्होंने भी चेंज कर दिया उसको। अब 9 टाइम जोन है वहां पे। कितने हैं? 9। तो रशिया में 9, बाकी यूएस एंड कनाडा में 5 है। तो ये तो इसको भी कह रहा ना, यूएस में भी, सॉरी रशिया में भी 5 है, 5 नहीं है 9 है, पहले 11 थे। ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 5 का 1 ए। बात क्लियर होगी सभी को? इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये पूरा कंसेप्चुअल है। एक बार कंसेप्ट पढ़ लो, मामला समय हो जाएगा। हाँ, इसीलिए अरुणाचल में पहले सुबह होती है। एक बार कमेंट करके बताओ सभी को समझ में आ गया? ये कंसेप्चुअल है। अभी ज्योग्राफी में बहुत सारे सवाल आएंगे जो खाली 1-1 मिनट में हो जाएंगे। जैसे रिवर सिस्टम से, वो कहेगा ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, मैं कहूंगा हाँ उसकी ट्रिब्यूटरी है, और उसमें क्या समझाऊंगा मैं आपको कि क्यों ट्रिब्यूटरी है उसकी। समझ गए ना? तो वहां पे टाइम नहीं लगता, टाइम इधर ही लगता है। मैथ्स है पूरा ही। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ,
अब ये पूछ रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब भी कोई चीज विचार करना हो तो मैंने कहा था आपसे कि ये जरूर देखना आप कि ये कथन जो है वो करेक्ट वाला पूछ रहा है कि इनकरेक्ट वाला पूछ रहा है। इसमें करेक्ट वाला पूछ रहा है, ह्यूमन एरर नहीं करनी है हमको। कई बार 4-4, 5-5 ह्यूमन एरर हो जाती है एक ही 100 क्वेश्चंस में, तो फेल होना निश्चित है। ह्यूमन एरर मतलब आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजरी लाइन है, कह रहा है, काल्पनिक रेखा है, और यह 2 कैलेंडर दिनों को अलग करती है। 2 कैलेंडर दिनों को अलग करती है। पहले तो इसका मतलब क्या हुआ ये बताना है आपको। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पार पूर्व की ओर जाने पर, पूर्व मतलब ईस्ट की ओर यात्रा करने पर 24 घंटा जुड़ जाता है, बीइंग एडिड। ये स्टेटमेंट आपका सही है गलत है? छठा आंसर है। 24 घंटा जुड़ जाता है, जुड़ने का मतलब आपको 24 घंटा जुड़ जाना, जैसे कल सुबह होने वाली है तो अभी कल की सुबह होने में कुछ 17-18 घंटे हैं, तो उनको ऐड कर दोगे तो जुड़ जाएगा वो, ये मतलब हुआ इसका। तो बताओ, सवाल कुछ दिमाग को खुजली करने वाले हैं ना, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। बताओ, 6 का सी कह रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कह रहे हैं यस सर। यस सर का मतलब तो यस सर ठीक है यस सर इज गुड, यस सर, बट आंसर इज नॉट यस सर और यस सर। तो बताओ सवाल क्या होगा, आंसर क्या होगा? सिक्स का सी कह रहे हैं कुछ लोग। देखो भावना को समझो क्या मतलब है इसका। सिक्स का ए, शाहरुख खान कुरैशी, आपका आंसर ए है, बाकी का सी है। ज्यादातर लोगों का सी आंसर है, एक ही आंसर ए है, तो कुछ खास बात तो होगी ए में। देखो पहली बात, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब क्या हुआ? ये वर्ल्ड का मैप है मान लो, और ये बीच में हमेशा ही 0 डिग्री होगी, यहां पर 180 होगा, और यहां भी क्या होता है 180। दुनिया गोल है, 180 + 180 360, पूरा राउंड 360। तो इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको आप बोलते हो, तो इंटरनेशनल डेट लाइन पहली बात तो कहां पे होती है? इंटरनेशनल डेट लाइन आपको कहां मिलेगी? यही मिलेगी बेरिंग स्ट्रेट में। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था बेरिंग स्ट्रेट। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन ये है, इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया गया है यहाँ पे, यानी ये लाइन एक इमेजरी लाइन है, बिल्कुल सही बात है, और इसको किसी भी जमीन के पास से नहीं जगाया गया, जमीन के ऊपर से नहीं डाला गया है इसको पानी से। ये टेढ़ा मेढ़ा इसलिए किया गया, अगर इसके आसपास कोई आइलैंड मिल जाता है, कोई द्वीप मिल जाता है, तो वो आइलैंड से या तो हम राइट या तो लेफ्ट, और मतलब ईस्ट या वेस्ट करके इसको ऐसे करते हैं। क्यों? अगर इसको किसी आइलैंड से गुजार दोगे आप, मान लो कोई आइलैंड है और उसके बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन को निकाल दो, तो इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक साइड अलग डेट होगी, एक साइड अलग डेट होगी, 24 आवर्स का डिफरेंस होगा। तो यहां पता चला मंडे है, यहां ट्यूसडे, अनर्थ हो जाएगा। इंसान ससुराल कैसे जाएगा अपना? एक छोटा सा आइलैंड है, 30 किलोमीटर उसका ससुराल है, कह रहा है मैं मंगलवार को आऊंगा, और पता चला ससुराल पहुंचते पहुंचते 30 किलोमीटर की यात्रा में बुधवार को पहुंच रहा है या सोमवार को पहुंच रहा है। तो इसीलिए ये दिक्कत ना हो आम आदमी के ससुराल जाने में, इसलिए वो या तो उस आइलैंड से दाएं या बाएं कर ली जाएगी। तो पहली बात तो ये पानी से गुजरता है, ये भी आपका सवाल बन गया। दूसरा सवाल, इस साइड अलग डेट होगी, इस साइड अलग डेट होगी, या यहां अलग होगी या यहां अलग होगी, दुनिया गोल है, एक ही बात है। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सही है। दूसरा वाला देखो, वो क्या कह रहा है जिसको आपने गलत किया है जिसको आपने गलत किया है, तो एक ही आंसर इसमें ए है। अब ए वाले सही हैं कि सी वाले, ये देखना पड़ेगा। देखो अब देखो, बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है जिससे थोड़ा सा वो कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व की ओर यात्रा करने पर, ये आप ऐसे खड़े हो जैसे मैं ये खड़ा हूं ऐसे, तो पूर्व कहां होगा? पूर्व हमेशा राइट हैंड में होता है, ईस्ट ये होगा कि नहीं होगा, या ईस्ट ये होगा, बात तो एक ही है। अब ऐसा मैं समझ जाना कि बोर्ड से बाहर चला जाएगा वो। अगर हम इससे इधर को जाएंगे तो जापान यहां पे मिलेगा नहीं मिलेगा हमको, ये इंडिया है,
ये इंग्लैंड है, ये जापान है, यूएस कहाँ है, ये है। तो ऐसे यहाँ पे इस साइड कौन है, यूएस, तो जापान कहाँ है, ऐसे होगा ना, दुनिया क्या है, गोल है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर आप ऐसे जाओगे या आप ऐसे जाओगे, एक ही बात है, ईस्ट टू वेस्ट, वो वेस्ट टू ईस्ट नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है, पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर जाने पे 24 घंटे जुड़ जाते हैं। तो दोबारा से स्टेटमेंट बताओ, अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, 24 घंटे जुड़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, माइनस हो जाएंगे, क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, 6 का। जैसे जुड़ने का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि अभी से मान लो 15 घंटे के बाद सुबह होगी, तो जब 15 घंटे जोड़ोगे तभी तो सुबह होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं दूसरा स्टेटमेंट, अभी से 15 घंटे पहले, अभी से 15 घंटे पहले दोपहर थी, मतलब कल का दिन था, या ऐसे में क्या रात थी, ऐसे बोल दूं मैं। तो 15 घंटे पहले रात थी, मतलब मैं बीते हुए कल की बात कर रहा हूं। 15 घंटे बाद दिन आएगा, ये मैं कल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये है, तो जुड़ेगा कि घटेगा। अब स्टेटमेंट बताओ, ये बहुत तगड़ा सवाल है, आंसर क्या होगा इसका। अब सी होगा कि ए होगा, फिर से बताओ। ये जो स्टेटमेंट है, 24 घंटे जुड़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, जल्दी, ऐड और लूज या माइनस। कुछ खतरनाक लोग कह रहे हैं कि सी ही आंसर होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, तो सी होगा कि ए होगा। बताओ बताओ। जुड़ जाएगा क्या, देखो मैं बता देता हूं, चलो हटाओ। जुड़ेगा नहीं, लूज करेगा। देखो भावनाओं को समझो, ये कैसे होगा, देखो हमेशा स्टूडेंट यही गलती करता है इसमें, यहां ध्यान देना थोड़ा सा। ये तो 0 है। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, मान लो ये वाली, ये भी इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो लो हम यहां से ले लेते, कहीं से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पे खड़े हो, देखो अब यहां पर हमने मान लो जापान मान लिया, तो यूएसए तो इसके इस साइड है। देखो अब होता क्या है, हम मान लेते हैं कि जो रात की 12 बजेंगे, यानी जहां से डेट दिन शुरू होगा, देखो दिन तो हमारे हिसाब से जब हम सुबह होती है, साथ सूरज आता है तब दिन शुरू होता है, लेकिन मैथमेटिकली देखा जाए तो आप दिन की शुरुआत कब से करोगे। जैसे आज कितनी तारीख है, 18, 18 तारीख है ना आज, 19 तारीख कब से आएगी, कल सुबह जब सूरज आएगा तब से आएगी, कि रात के 12 बजे ही आ जाएगी, 19 तारीख आ जाएगी। तो रात के 12 कहां बजेंगे, सबसे पहले यहां बजेंगे रात के 12, उसके बाद जब यहां रात के 12 बजेंगे तो यहां 11 बजा होगा, यहां 10 बजा होगा, एग्जाम्पल, यहां 9 बजा होगा, यहां 8 बजा होगा, यहां 6 बजा होगा, ऐसे बजेगा ना पीछे को, तो और ये होगा, यहां पर दिन ही होगा, यहां रात हो गई होगी। तो ये बताओ, अब यहां पर टाइम क्या हो रहा है, यहां की ओर इधर पे सबसे ज्यादा टाइम था, उससे कम था, उससे कम था। लेकिन जब आप इससे इधर चले जाओगे, इससे इधर जाने का मतलब है आप इसको क्रॉस करके यहां चले गए, या ऐसे चले गए, इससे ईस्ट में चले गए आप, तो वो कह रहा है कि क्या होगा इससे, तिथि के पूर्व की ओर यात्रा करने पर। तो आप पूर्व की ओर यात्रा करोगे, या यहां भी एक ही बात है, तो यहां तो कम है ना टाइम। देखो यहां पर अगर मंडे है तो यहां तो ट्यूसडे हो गया है, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है, हमने मान लिया कि शुरुआत हम यहां से करेंगे और पृथ्वी ऐसे घूमती है। तो जब यहां 12 बजेगा सबसे पहले, तो यहां पर नई तारीख आएगी, 19 तारीख आएगी, यहां कितनी आई, 19। थोड़ी देर बाद फिर ये वाला हिस्सा यहां चला जाएगा, फिर वहां भी 19 आ जाएगी, फिर यहां भी 19 आ जाएगी। तो यानी ऐसे पीछे की ओर जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि, तो सबसे बाद में तो ये आएगा ना, तो सबसे बाद में ये वाला हिस्सा यहां आएगा, मतलब बात तो एक ही है ना, दुनिया ऐसे घूम रही है। तो जब हम शुरुआत हम यहां से मान रहे हैं, तो यहां तो पीछे होगा ना टाइम, मतलब यहां अगर ट्यूसडे है, मंगलवार है, ठीक यहां पे, तो जस्ट यहां पे क्या है, मंडे होगा। 24 घंटे का फर्क होगा कि नहीं होगा, कितने घंटे का, 24 घंटे। तो यहां जाओगे तो माइनस नहीं हो जाएगा, वो जुड़ेगा कैसे, जुड़ेगा तो यहां ना, जब आप यहां से इधर जाओगे
तब 24 घंटे जुड़ जाएंगे, मतलब मंडे था तो ट्यूसडे हो जाएगा, 24 घंटे जुड़ गए। जब ट्यूसडे था यहां, तो यहां मंडे होगा, यानी यहां मंडे होगा, तो 24 घंटे क्या हो जाएंगे, माइनस नहीं हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हालांकि मैं इसको पूरा यहां पे एकदम से नहीं बताता था, एमसीक्यूज है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा बताने की आपको। आप शुरुआत मानते हो जापान में 2 दिन की शुरुआत होती है, उगते सूरज का जो जापान है, ईस्ट से शुरुआत मानते हो, तो जापान से इधर भी तो वो है ना इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हम कह रहे हैं कि यहां से शुरुआत हो रही है और पृथ्वी घूम रही है ऐसे, तो पहले शुरुआत यहां से होगी, फिर ये वाला हिस्सा यहां पहुंच जाएगा, फिर इधर वाला यहां पहुंच जाएगा, फिर उधर वाला फिर इधर पहुंच जाएगा। तो शुरुआत ऐसे ही हो रही है, न कि यहां से। फिर ये धीरे धीरे इधर वाला हिस्सा ऐसे जाके फिर यहां नहीं आएगा ऐसे गोल करके। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर साइड में, ईस्ट में 24 घंटे का फर्क होगा उसके इधर साइड से। इधर अगर ट्यूसडे है तो इधर मंडे होगा ईस्ट में। तो ट्यूसडे और मंडे में डिफरेंस पैदा करना है। तो ट्यूसडे से अगर आप मंडे में जाओगे तो 24 घंटा पीछे छूट जाओगे आप, 24 घंटा आपको माइनस करना पड़ेगा, 24 घंटा आपको लूज करना पड़ेगा। तो आगे नहीं होगा, पीछे होगा। तो कहां गया, जुड़ नहीं जाएगा, घट जाएगा आंसर होगा। तो ये गलत आंसर है। तो आंसर इज ए। तो वो क्या नाम था बंदे का जिसने आंसर दिया था, उसका आंसर सही है ये। गुड। तो एक ही आंसर जब आए तो समझ गए ना? हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? शुरुआत हम कहां से ले रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर है? आप मेरी बात समझ गए होंगे सभी लोग। शाहरुख का आंसर बिल्कुल सही था इसमें, तो कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई ना? कहना क्या चाह रहे हो? ये क्लियर हो गया? वो क्या कहना चाह रहा है? हम कह रहे हैं कि दिन की शुरुआत इस जगह से हो रही है और यहां से यहां तक, यानी इस पॉइंट को यहां तक पहुंचने में 24 आवर्स लगते हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि सन यहां पे है। ऐसे चक्कर लगाते ना, सन जैसे है तो ऐसे पृथ्वी चक्कर लगाती है ऐसे। तो जब हम यहां से शुरुआत मान रहे हैं तो यहां से यहां के बीच में कितने घंटे का अंदर होगा, 24 घंटे का, 24 आवर्स का। तो जो ये पॉइंट है वो तो जो ये पॉइंट है वो तो यहां भी ले सकते हो ना, पृथ्वी क्या है, गोल है। तो इसके और इसके बीच में 24 आवर्स का डिफरेंस होगा। तो यहां पर और यहां पर, तो यहां शुरुआत यहां से है तो ये आगे होगा। तो यहां से इधर जाओगे ईस्ट टू वेस्ट, यानी वेस्ट की ओर, तब ऐड होगा। सवाल पूछा था ईस्ट में जाने में ऐड होगा कि माइनस होगा, तो माइनस होगा, घटेगा। क्लियर है? अब क्लियर हो गया ना? गुड, समझ गए? अगला सवाल। अब तो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारा, दूसरा टाइप टॉपिक आ गया है, कौन सा वाला, क्रस्ट मेंटल वाला। ठीक है, ये तो कंसेप्चुअल था वो। हाँ, अच्छा ये बताओ फिर, अब ये वाला, ये तो वो है आपका जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कहते हैं ना, वो वाला टॉपिक है ये मेन वाला। यहां से आपके दूसरा यूनिट स्टार्ट हो रही है आज से। तो ये इसका आंसर तो सही है, इंग्लिश में जरूर देख लेना इसको, सिलिका मैग्नीशियम। जैसे ये कह रहे हैं ना, कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं अपने महाद्वीप, कॉन्टिनेंट जो होते हैं उस पे सिलिका और मैग्नीशियम होता है। क्या ये आंसर सही है? कॉन्टिनेंट्स में, और जो भूपर्वती मतलब क्रस्ट, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। जल्दी बताओ क्या इसका आंसर होगा? आंसर, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि इसी सवाल है। सही है कि गलत है? इसका आंसर क्या होगा? डी। सिंपल सी बात है, देखो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, ओशन का मतलब पानी से मतलब नहीं है, ओशन फ्लोर से मतलब है।
तो ये पूछ रहा है कि ये जो ओशन है, ये ओशनिक क्रस्ट, और ये कौन सी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंट्स में क्या ज्यादा होता है, आप पढ़ते हो ना सियाल एंड सीमा, ये पुराना क्लासिफिकेशन आजकल यूज नहीं होता। तो सिलिका के साथ अगर आप एल्यूमिनियम मिला दोगे तो ये कॉन्टिनेंट्स को देता है, और ये बेसाल्टिक होता है ज्यादातर कौन सा, ओशनिक क्रस्ट। तो सिलिका के साथ क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम कहते हैं इसको, मैग्नीशियम। यहाँ पर Mg ना होके क्या होता है, Ma होता है। तो सीमा, सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, पुराने जमाने की कहावत है, आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल कुछ दूसरा स्टेटमेंट यूज करते हैं, अभी थोड़ी देर में आएगा सवाल। तो ये न तो ए न तो ई, तो होना क्या चाहिए था, ये वाला नीचे होना चाहिए था, और ये वाला ऐसे होना चाहिए था। मतलब सिलिका और मैग्नीशियम महासागर के साथ और महाद्वीप के साथ, कॉन्टिनेंट के साथ सिलिका प्लस एल्यूमिनियम होना चाहिए। तो आंसर इज न तो ए न तो बी, आंसर डी। आगे, अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसके बारे में कुछ बताओ गहराई, बताओ क्या कह रहा है, कौन सा सही है। पहले तो ये देखो कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट, तो क्या सवाल है इसमें, स्थलमंडल मतलब हो गया लिथोस्फेयर, इसमें क्या है, का ऊपरी भाग, स्थलमंडल का जो अपर पार्ट है डेंस बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है, और कॉन्टिनेंटल मास जो है ओशनिक क्रस्ट की तुलना में हल्का होता है। तो बताओ कौन सा, फटाफट आंसर दे दो इसके, ये तो बहुत इजी आंसर है, ये बहुत ही इजी है, फटाफट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही दोगे। आंसर क्या आएगा, स्थलमंडल का मतलब लिथोस्फीयर, जिसमें हम रह रहे हैं वो क्या है, लिथोस्फीयर है। तो वो कह रहा है कि लिथोस्फीयर का अपर पार्ट बेसाल्टिक होता है, और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसकी जो क्रस्ट होती है ओशनिक क्रस्ट की तुलना में हल्की होती है। तो आपका आंसर क्या है, आंसर इज, कई लोगों ने इसमें ज्यादातर ने सी आंसर दिया है, सी। अरे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाओ अपने अंदर, सी कैसे होगा इसका आंसर। देखो क्या कह रहा हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज भी किया था आपको, आप कह रहे हो स्थलमंडल का ऊपरी भाग, मैंने अभी अभी देखो इतनी जल्दी आपने गड़बड़ कर दी मामले में, ये ओशन है। मैंने अभी अभी क्या कहा था, मैंने कहा था ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, सियाल का बना है जो गलत था वो, और ये सीमा से बना हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मैंने कहा ये बेसाल्टिक होता है, मेरे मुंह से आवाज आई थी, ये बेसाल्टिक होता है, ग्रेनाइटिक होता है। कोई बात नहीं, स्थलमंडल का ऊपरी भाग डेंस कैसे हो जाएगा, हल्की रॉक्स होंगी ना वो, क्या लिखा है वही, बेसाल्टिक नहीं होता इसमें। स्थलमंडल का ऊपरी भाग सघन बेसाल्टिक चट्टानों की एक परत का सतत क्षेत्र होता है, नहीं। लिथोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा बेसाल्टिक कम, ग्रेनाइटिक ज्यादा होता है। बेसाल्टिक कौन सा होता है, ओशंस का जो फ्लोर होता है वो ज्यादातर बेसाल्टिक होता है, ये बेसाल्टिक होता है, ये ज्यादातर ग्रेनाइटिक उसका बना होता है, हल्के उसका। ठीक है, इसको वोल्केनो वाले चैप्टर में और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आंसर इस, कौन सा आंसर होगा इसका, पहला तो इसका क्या है, गलत है। तो आंसर क्या है इसका, बी। ये बेसाल्टिक नहीं होता है, बेसाल्टिक ओशन फ्लोर होता है। बेसाल्टिक मतलब जिसमें सिलिका मैग्नीशियम या फिर आयरन वायरन ज्यादा हो, और जिसमें सियाल वियाल कम हो, ग्रेनाइट ज्यादा हो, ज्यादा बेसाल्टिक मतलब ज्यादा कम एसिडिक हो। ये वाला पढ़ो, पृथ्वी की कोट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्रोट क्या है, द कोर इज मेनली मेड ऑफ निकिल एंड आयरन। कोर जो है वो निकिल और आयरन का बना होता है, जिसको हम निफे कहते हैं। सही आंसर है या गलत है आप समझो। और अधिक टेम्परेचर के कारण कोड जो है एक लिक्विड अवस्था में है, क्रोड यानी कोर एक लिक्विड है। ये आंसर तो आना चाहिए भाई, फटाफट बताओ। 9 वाला आंसर। ध्यान रखना, बेसाल्टिक हमेशा भारी होगा, लेस एसिडिक होगा, सिलिका कम होगा उस पे, मैग्नीशियम या और आयरन वायरन ज्यादा होगा, और सियाल वाला जो हिस्सा होगा वो हल्का होगा, वो अपर वाला होगा, लिथोस्फीयर वाला। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, इसमें कौन सा है, ऊपर वाला तो सभी को आ ही रहा होगा, ये क्रोड निकिल और लोहे से बना है, तो ये तो इजी है, ये तो आंसर सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफे, अब हाई टेम्परेचर की वजह से कोर जो है ये लिक्विड में, ये भी इजी है, इसमें भी कोई टफ वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 9th का सी आंसर कह रहे हैं लोग। हे भगवान, ये बताओ पहले, जो लोग सी आंसर कह रहे हैं
ये जो कोर है हमारा, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है? कोर लिक्विड है क्या? कोर इज इन लिक्विड स्टेट। ऐसा कहां पढ़ा आपने कि कोर लिक्विड है? मैंने आपसे क्या कहा था पहले क्लासेस में? कभी कहा होगा, मैंने कहा कि ये अपर सरफेस इज क्रस्ट, उसके बाद मिडिल सरफेस इज मेंटल, और ये आउटर कोर इनर कोर, ये होता है ना दो। तो मैंने कहा था आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में, ये तो बात सही है, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जब हम कोर की बात करेंगे तो कोर तो ये माना जाएगा ना, इनर कोर जो है ये। तो जब भी कहा जाए कि पृथ्वी का कोर यानी क्रोड किस फॉर्म में है, तो हमेशा हम क्या कहते हैं? सॉलिड फॉर्म कहते हैं उसको। हाँ, अगर पर्टिकुलर वो पूछता है कि आउटर कोर किस फॉर्म में, तब आप लिक्विड आंसर दोगे। तो आउटर कोर कहां पूछ रहा है वो? तो क्या पूछ रहा है वो? कोर पूछ रहा है। तो इसका वो कोर जब भी आएगा तो सॉलिड होगा। ठीक है, पहली बात तो गलत है। ठीक, क्रोड एक तरल अवस्था में, और ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड किसकी वजह से? कमेंट करके बताओ जिसने पढ़ा हो। तो कोर ऑफ अर्थ सॉलिड स्टेज में है, ये किस वजह से है? ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर। किसकी वजह से? ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 9 का ए। बी रॉन्ग है, लिक्विड नहीं है वो सॉलिड है। तो किस वजह से ये बताओ? इनर कोर सॉलिड है, वो किस फॉर्म, किस वजह से है? आंसर हाँ, आंसर तो ए होगा। प्रेशर की वजह से होता है। मैंने आपको बताया था पहले कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होता है यहां पे, है ना। मतलब यह है कि जितना ज्यादा दबाव बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा कोर में, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मतलब प्रेशर की वजह से भले ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, रॉक्स गलने से मना कर देती हैं, मेल्ट होने से मना कर देती हैं। तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दबाव है, तो कितना भी ज्यादा टेम्परेचर, मतलब जो 5-6 हजार डिग्री सेल्सियस होता है, उस टेम्परेचर में भी रॉक्स सॉलिड बनी रहती हैं। कहां की? इनर कोर की। हाँ, वो बात अलग है कि जो आउटर कोर है उसमें प्रेशर इनर कोर के मुकाबले कम है, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिसमें कोई रॉक मेल्ट हो जाती है, इसी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में है। तो आउटर कोर इज इन लिक्विड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बट inner core is an solid surface due to high pressure, intense pressure। इतनी बात आप समझ गए सब? आगे बढ़ा जाए, है ना। अच्छा बताओ, क्रोड और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? मोहोवरिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अब आप ये समझेंगे, क्रोड मतलब कोर, इंग्लिश में पढ़ो बिल्कुल समझ में आता है। कोर और मेंटल के बीच क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये बात सही है गलत है? फटाफट बताओ। और पृथ्वी के अंदर तापमान और दबाव गहराई के साथ बढ़ता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है टुवर्ड्स कोर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब मैं जैसे इसको बोल रहा हूं तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाना चाहिए ये। अगर खुद से करोगे तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। कौन सा? कौन सा स्टेटमेंट सही होगा बताओ? कोर और मेंटल के बीच मोह है क्या? इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था क्लास में, अगर आपको याद हो। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में थी? मोहो डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल था। आपको याद होना चाहिए, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी है, न कि कोर और मेंटल के बीच में। कोर और मेंटल के बीच में था गुटेनबर्ग या विचार्ट या रैपिटी, कौन सा था बताओ जल्दी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, CM राम गोपाल लेहमान। तो कुनार्ड था बिल्कुल किसके? क्रस्ट, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। मेंटल था मेंटल एंड क्रस्ट। रैपिटी था अपर मेंटल लोअर मेंटल। और गुटेनबर्ग किसके बीच में था? ये वाला, मेंटल और कोर के बीच में। गुटेनबर्ग और विचार्ट डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए इसके बदले। ये फैक्चुअल सवाल है, जो जोग्राफर थे उनके नाम से रखा गया। तो पहला आंसर तो क्या हो गया? गलत, ये आप जानते ही हो। तो कौन सा होगा? मोहो नहीं होगा, विचार्ड और गुटेनबर्ग होगा। डिसकंटिन्यूटी मतलब चेंज हो जाना, चाहे डेंसिटी में चेंज आए या सीस्मिक वेव्स की स्पीड में चेंज आए, उसको पढ़ते हैं हम। और ये तापमान और गहराई के साथ बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, गुटेनबर्ग। तो आंसर क्या होगा इसका? 10 का
बी, गुड, ये आंसर आपने सही दिया। सीएम रॉन्ग, ये कोनार्ड है, ये मोहो है, ये रैपिटी है, ये गुटेनबर्ग है, ये लेहमान है। तो लेहमान किसके बीच में होगा? आउटर कोर और इनर कोर। गुटेनबर्ग आउटर कोर और मेंटल, यानी मेंटल और कोर। रैपिटी बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। और मोहो मोहोवरिक क्रस्ट और मेंटल। और कोनार्ड अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। हर के बीच में दो दो के से मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? स्थल मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कौन सा कथन सही है, बताओ। स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है जो दुर्बलता मंडल पर तैरता है। ये स्टेटमेंट सही कि नहीं बताओ फटाफट। लिथोस्फीयर फ्लोट ओवर एस्टेनोस्फीयर। दूसरा है स्थल मंडल में मेंटल और भूपर्पटी का ऊपरी भाग भंगुर रूप में सम्मिलित है। भंगुर रूप में सम्मिलित है, हिंदी थोड़ी सी अलग हो सकती है। ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ मेंटल एंड द क्रस्ट इंक्लूड्स, यानी अपर पोर्शन ऑफ मेंटल और क्रस्ट को सम्मिलित करता है। ये स्टेटमेंट सही बात है कि नहीं है? फटाफट आंसर दो। ये आंसर तो आपको आना चाहिए 11 नंबर का। स्थल मंडल एस्टेनोस्फीयर के ऊपर दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरता है। और दूसरा, स्थल मंडल में मेंटल और मेंटल का ऊपरी भाग अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल। देखो हिंदी में अलग लिखा है थोड़ा सा, इंग्लिश में अलग है, तो आप इंग्लिश वाले को प्रेफर करेंगे। कौन सा आंसर होगा इसका? हाँ बिल्कुल सही बात है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जिसमें क्रस्ट तो पूरा आता है और मेंटल का ऊपरी हिस्सा भी आता है। मैंने पढ़ाया था आपको और आपको पता भी होना चाहिए। ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? क्रस्ट। और ये पूरे का पूरा क्रस्ट है। इसके नीचे कौन है? मेंटल। तो मेंटल का कुछ हिस्सा जो सॉलिड फॉर्म में है, अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, सॉरी क्रस्ट का टोटल हिस्सा और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ये क्या है? स्थल मंडल है। इसके नीचे टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि रॉक्स जो है थोड़ा प्लास्टिक स्टेज में आ जाती है, जिसको हम एस्टेनोस्फीयर कहते हैं। बिटवीन 100 to 300 किलोमीटर, 100 से 300 किलोमीटर, जहां से मैग्मा बाहर आता है, यही वाला हिस्सा होता है, मेंटल का पार्ट है ये। इसी को हम एस्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल या लो वेलोसिटी जोन कहते हैं, है ना। यही एस्टेनोस्फीयर है। तो आपने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ते हो ना, जो प्लेटें खिसकती हैं, मूव करती हैं, वो लिथोस्फीयर की जो पार्ट्स हैं, प्लेट्स, वही इस एस्टेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि लिथोस्फीयर फ्लोट ओवर एस्टेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर स्थल मंडल एस्टेनोस्फीयर के ऊपर तैरता है। आजकल सियाल और सीमा वाला नहीं चलता है, वो पुराना क्लासिफिकेशन। दूसरा, ये तो बता ही दिया मैंने, मेंटल और, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। आगे बढ़ा जाए। अब तो सिंपल है। इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। प्राथमिक चट्टान है, आग्नेय चट्टान एक ही बात है, ये पूछ रहा है। ये ग्रेनाइट एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, बाहरी वाली है, बाहरी आग्नेय चट्टान है। तीसरा, ठंडा पिघला हुआ लावा बहिर्मुखी आग्नेय चट्टान बनाता है, यानी जो लावा बाहर आ गया वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाता है। ये आंसर सही है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। फटाफट बताओ, फटाफट आप इसका आंसर दीजिए। ये 12वां है। इग्नियस रॉक प्राथमिक चट्टान है, मतलब जो अर्थ ठंडी हुई थी ना स्टार्टिंग में, अर्थ क्या थी? आग का गोला था। स्टार्टिंग में बहुत सारा वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा था, रॉक्स धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उसके बाद जो रॉक्स सॉरी मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उस मैग्मा के ठंडे होने से जो सबसे पहले रॉक बनेगी वो होगी कौन सी? प्राइमरी रॉक्स। तो वही प्राइमरी रॉक्स को क्या आग्नेय या इग्नियस रॉक्स कहेंगे? जल्दी बताओ। बिल्कुल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो आग से बनी। आग्नेय मतलब इग्नियस रॉक्स। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, ग्रेनाइट बहिर्मुखी आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। क्या ये बात सही है? ग्रेनाइट बाहर मतलब होता क्या? तो बहिर्मुखी का क्या मतलब है? जैसे ये अर्थ है मान लो, और यहां से नीचे से मैग्मा आ रहा है। अब देखो ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां से मैग्मा आ रहा है, तो जमीन के अंदर क्या है? मोल्टन स्टेज में रॉक्स हैं, टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको मैग्मा कहते हैं। तो ये अगर अंदर है तो मैग्मा है। तो कई बार ये मैग्मा जो है बाहर आ जाता है, फैल जाता है, और ये फैल गया ऐसे, तो बाहर आ गया तो इसको लावा कहते हैं। तो अंदर वाला हिस्सा मैग्मा और बाहर वाला लावा। तो जो बाहर आके आपको दिख रहा है सरफेस पे, जैसे आपको क्रेटर दिख गया, कॉल्डेरा दिख गया, वॉल्केनिक माउंटेन्स दिख गए, शील्ड दिख गया, वॉल्केनिक कोन दिख गया, तो दीज आर एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ज्वालामुखी भी तो आग से ही आता है ना, वो फायर वाला है, तो उसको भी आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो बहिर्मुखी आग्नेय चट्टान वो होंगी जो अंदर से बाहर आके फैल गई।
क्या ग्रेनाइट ऐसा? नहीं, ग्रेनाइट ऐसा नहीं है। तो ग्रेनाइट क्या है? क्या ग्रेनाइट बहिर्मुखी है? नहीं, ग्रेनाइट अंदर है, ग्रेनाइट अंदर होती है। जो बाहर आ गया तो बाहर वाले को कहते हैं, जैसे मैंने कहा जो बाहर आपको दिखता है वोल्केनिक कोन, ज्वालामुखी का शंकु, इसको हम वहां भी पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वोल्केनो वाले टॉपिक्स आएंगे। या आपको क्रेटर कॉल्डेरा दिखता है, या जैसे भारत में दक्कन का प्लेट्यू है, दक्कन का पठार बेसाल्टिक, तो दक्कन का पठार है इंडिया वाला, उस पर लावा बाहर आ गया, वो फैल गया। वो क्यों फैलता है? एसिडिक है कि बेसिक है, मैं पढ़ाऊंगा अगली वाली क्लास में। तो ये जितने भी बाहर है, तो ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनाइट कहाँ है? अंदर है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी की सतह पर ठंडा पिघला हुआ लावा, देखो लावा कह रहा ना, वो क्या कह रहा है? लावा बहिर्मुखी आग्नेय चट्टान बनाता है, बिल्कुल सही बात। जो बाहर आ गया, जो मैंने बताया, जो लावा है बाहर आ गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया रॉक बना दी, तो विच इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सी 1 और 3। ग्रेनाइट नहीं आएगा इसमें, ग्रेनाइट अंदर। ये स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना है। मैंने आपसे कई बार कहा था कि जब भी कोई स्टेटमेंट दे तो नीचे वाला पहले पढ़ा करो। क्या कह रहा है वो? कौन सा ऐसा है जो एक्सट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन करता है, यानी बाहर आने के बाद लावा के फॉर्म में ठंडा होने के बाद रॉक्स को बनाता है, कौन सा है? उत्तरी आइलैंड में एक प्लेट्यू है, ये एंट्रिम नाम से। इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू जो अभी बात की थी मैंने, जिसमें आप ब्लैक सॉइल की बात करते हो, महाराष्ट्र वाला, नॉर्थ कर्नाटक और तेलंगाना वाला, और कोलंबिया का प्लेट्यू, इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा बताओ? 13 वाला एक्सट्रूसिव कह रहा हो। देखो इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने पहले भी बोल दिया आपको। ये नीचे क्या है? मैग्मा है। जब नीचे मॉल्टन स्टेज में रॉक्स होती हैं, प्लास्टिक स्टेज में होती हैं, मेल्टिंग सेमी मॉल्टन मैग्मा होता है, रॉक्स होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा। जैसे ये बाहर आ गया, फैल गया, सॉलिड हो गया, रॉक्स का फॉर्म हो गया, एक्सट्रूसिव हो जाएगा। ये अंदर है तो इंट्रूसिव है, बाहर आ गया तो एक्सट्रूसिव। तो जब हम ये लावा बन गया, लावा प्लेन, तो जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इस हिस्से में आप कहते हैं ना कि ब्लैक सॉइल आ गई एक जमाने में, क्रिटेशियस एज में 6, 7, 8, 9 करोड़ साल पहले यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसको वॉल्केनो वाले केसेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक फैल गया ये, तो ये डेक्कन प्लेट्यू बन गया। तो प्लेट्यू कहाँ है? प्लेट्यू तो दिख रहा है ना आपको, प्लेट्यू क्या है? दिख रहा है आपको, फॉर्म हो रहा है। तो जो बाहर दिख रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रूसिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ऑल। ठीक है, ये ऐसे ही दे दिया गया था सवाल। तो जो बाहर आ गया एक्सट्रूसिव है, जो अंदर है तो इंट्रूसिव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 का सी। गुड। अब इग्नियस रॉक्स, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल है भाई, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। ये आपको फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब ये रॉक्स हैं। रॉक्स 3 टाइप की होती हैं, आपको पता ही है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस मतलब जो मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं, या बाहर आ गया तो लावा, अंदर है तो मैग्मा। सेडिमेंट्री मतलब जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से बनेंगी, जैसे रिवर्स के द्वारा रॉक्स को लाया गया, उसके बाद उसको डिपॉजिट कर दिया गया, है ना, तो वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। और मेटामॉर्फिक क्या होता है? जो मेटामॉर्फिक मतलब होता है जिसमें चेंज हो जाए कुछ, रूपांतरित चट्टानें हिंदी में कहते हैं। तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद अगर उसमें प्रेशर या टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, कुछ ज्यादा प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर बन जाए, तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, तो फिर मेटामॉर्फिक बनती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनेगी? या तो सेडिमेंट्री से बन सकती है, या फिर इग्नियस से बन सकती है। और इग्नियस किससे बनेगी? आग नहीं, आग से बनेगी, यानी लावा से बनेगी, मैग्मा से बनेगी। और सेडिमेंट्री जैसे बाहर आने से, जैसे कोयला है, पेड़ थे, बहुत सारे फॉरेस्ट थे, जंगल थे, वो नीचे जाके दफन हो गए, धंस गए, फिर बाद में केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर कोयला बन गया। तो सेडिमेंट्री मतलब डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ऐसे बनेगा। इग्नियस मतलब आग से, मैग्मा से, वो ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी है, जैसे नीस। अब ये तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। नीस क्या है? नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट से नीस बनता है। तो ये इग्नियस, ये मेटामॉर्फिक, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। मतलब अब नीस है तो है, नाम है ना उसका। सैंडस्टोन, बालू पत्थर, रेता बजरी, ये सेडिमेंट्री है, नदियों के द्वारा बाहर के लाया जा रहा है। लाइमस्टोन, जिसमें भी आपको कैल्शियम ज्यादा मिलेगा, कार्बन ज्यादा मिलेगा, जो हल्की आपको चूरा चूरा हो जाएगा जिसका, वो सब सेडिमेंट्री होंगी। शेल, ये तीनों जो हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी चट्टान है, ये मिट्टी टाइप की। और ये वाली चट्टान जो है वो मेटामॉर्फिक है, इसमें इग्नियस कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर दिया किसी ने 14 का? 14 का आंसर, 14 का किसी ने बी आंसर भी दिया है।
नहीं, बी कैसे हो जाएगा? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, शेल। वो कह रहा है कि नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रुप, मतलब ये तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये तीनों क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। आंसर इज ए। ठीक है, ये इजी होते हैं सवाल। अब देखो ये कह रहा है कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पे अधिकांश कैसी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें। मोस्ट ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर सेडिमेंट्री रॉक्स। अर्थ की जो ऊपर की सरफेस है उसमें ज्यादातर चट्टानें कैसी हैं? सेडिमेंट्री हैं। अब आप दिमाग लगाओ, अवसादी चट्टानें जिसमें आप रह रहे हो, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? दिमाग लगाना है, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस मोर कॉम्पैक्ट मिनरल्स पैटर्न और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। मतलब जब भी कोई उथल पुथल होती है तो कई सारे क्रिस्टल के विभिन्न हिस्से बनते हैं। और तीसरा, संगमरमर और हीरा अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें हैं। संगमरमर और हीरा किससे बनता है? कह रहा है कि रूपांतरित चट्टान से बनता है। तो इसमें क्या आंसर होगा बताओ? ऑप्शन कई बार गलत भी हो सकते हैं। देखो मैं बता देता हूं, इसमें सिंपल है। देखो ये जमीन है, आप जहां पे रह रहे हो। अब यहां से रिवर आई, ये रिवर है, रिवर ने यहां से क्या किया? सैंडस्टोन, बालू वालू बहा के लिए आई, मान लो हिमालय से, किसी दूसरी जगह पे जमा कर दिया उसने। पेड़ पौधे थे, कार्बन वार्बन था, नीचे दफन हो गया, कार्बन बन गया, कोयला बन गया। तो जितनी भी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगी ज्यादातर वो कहां मिलेंगी? ऊपरी हिस्से में मिलेंगे। अब कोयला भी है तो कौन सा वो 100 किलोमीटर की गहराई पे मिल रहा है आपको कोयला? इतना नीचे तो नहीं मिल रहा ना, ऊपरी हिस्से पे ही है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगी आपको वो ज्यादातर अपर सरफेस पे मिलेंगे। ठीक है, ये है। अब जितना भी चेंजेस होंगे, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्रिस्टल फॉर्म में बनेंगे। मैग्मा सैग्मा उथल पुथल ज्यादा होगी तो क्रिस्टल बनेंगे, दानेदार टाइप से बनेगा, तो कई सारे क्रिस्टल फॉर्म्स बनेंगे, नई नई चट्टानें इससे बन सकती है। ये भी सही है, जब भी चेंजेस आएगा तो नई नई चट्टानें बनेंगी, रॉक्स बनती हैं। तीसरा है संगमरमर और हीरा। आपको पता है कि जो से लाइमस्टोन होता है, सूना पत्थर होता है ना, लाइमस्टोन अगर चेंज हो जाए ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी लाइमस्टोन क्या है? एक अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है। जब ये चेंज हो जाएगी तो ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगी। मार्बल क्या है? संगमरमर है। तो मार्बल किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है। तो लाइमस्टोन कैसा है? अवसादी चट्टान से बना हुआ है। मेरी बात समझ के? और हीरा, हीरा किससे बनता है? कार्बन, आपको पता ही है। ठीक है, तो कार्बन क्या है? अवसादी, सेडिमेंट्री, तो उससे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो बन जाएगा। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो कौन सा वाला आपको सही लग रहा है? एक दो तीन है ना इसमें, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको ध्यान में नहीं रखना है। आप समझ लेना कि अवसादी चट्टान है। हीरा भी कार्बन से बनेगा, कार्बन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो उससे डायमंड बनेगा, लाइमस्टोन भी बनेगा, तो वो भी ठीक है। तो 1 2 3 ऑल करेक्ट। आगे ये बताओ, ये कह रहा है कि विच ऑफ द अबव मेंशन्ड आर मैच्ड करेक्टली। ध्यान रखना, करेक्टली पूछ रहा है कि इनकरेक्टली पूछ रहा है, सही ढंग से सुमिलित है। अब ये सिर्फ वही आ गया कि कौन सी रॉक है, उसका मेटामॉर्फिक हिस्सा कौन सा है। लाइमस्टोन से मार्बल बनता कि नहीं बनता? अभी तो पढ़ाया था मैंने। ग्रेनाइट से क्या नीस बनता कि नहीं बनता? सैंडस्टोन से शेल बनता कि नहीं बनता? क्या ये बनता कि नहीं बनता? ये आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट। कौन किससे बनता है? क्या आंसर होगा इसका? ये तो पढ़ाया था ना मैंने अभी, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। इसका करेक्ट आंसर बताओ, कौन सा मैच कर रहा है इसमें या कौन सा नहीं कर रहा है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 16 का। भाई लाइमस्टोन से मार्बल बनता कि नहीं बनता? तो ये तो सही है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, बिल्कुल सही बात है, भी पढ़ा था। ग्रेनाइट से नीस बनता है, ये भी मैंने पढ़ाया था। अभी ग्रेनाइट एक इंग्लिश रॉक है, ये मेटामॉर्फिक है, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये दोनों। अब ये गलत, तीसरा वाला सैंड स्टोन से क्या बनता है? शेल बनता है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। देखो सैंड स्टोन से क्वार्ट्ज बनता है, क्वार्ट्जाइट, काफी हार्ड होता है। तो बालू पत्थर जो है वो सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, और जो क्वार्ट्ज है इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर्म में होता है,
तो इससे ये बनता है। अगर ये लिखा होता है कि सैंडस्टोन से, बालू पत्थर से क्वार्ट्ज बनता है, तो आंसर सही होता है। इससे ये नहीं बनता है। शेल तो खुद ही ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो शेल से बनता है स्लेट। तो ये तो मेटामॉर्फिक है ही नहीं, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो शेल से बनेगा स्लेट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, तो 1 और 2 करेक्ट है, इसका आंसर होगा ए। हाँ बिल्कुल सही बात, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सब अपने खुद से पढ़ने वाली चीजें, बस हम थोड़ा सा आपके अंदर कुछ वो जगह दे रहे हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये इस वाले केस में, बाकी तो कंसेप्ट जो है वो मैं पूरा ही बताऊंगा आपको। मेटामॉर्फिक रॉक्स की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है, ये भी बताया था मैंने, अभी बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले। तो बताओ आंसर क्या होगा इसका, इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको खुद ही बताना है ये। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका, आंसर सी। हाँ बिल्कुल सही बात, ये अभी बढ़ाया था। देखो अब मैं आपको इसको समझा देता हूं थोड़ा सा, इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, क्या मतलब है इसका। देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रॉक है, इग्नियस है, कोई आग्नेय चट्टान है, या कोई सेडिमेंट्री रॉक है आपके पास, है ना, मतलब आपके पास कोई आग्नेय चट्टान है, आपके पास कोई अवसादी चट्टान है, अगर उसकी फॉर्म क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, तो तब जाके बनता है मेटामॉर्फिक। तब जाके क्या बनता है, मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान। क्या हम चेंज कर सकते हैं इसको, नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब चेंज कैसे होगा भाई, कई बार क्या होता है, जैसे क्रिस्टल अभी पढ़ाया था ना, जब भी संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे हिमालय बना होगा किसी जमाने में, या कहीं से लावा आ गया, मैग्मा आ गया, बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गई, तो उस जगह पे अगर जैसे कोई रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, वहां से उसका टेम्परेचर बढ़ गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा या वोल्केनो, तो उसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है या फिर प्रेशर हो सकता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं इसको। तो ताप व दाब में अगर क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, हम खुद नहीं कर सकते इसको, जमीन के अंदर ये होता रहेगा, तो उसकी वजह से अगर कुछ चेंज आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था लाइमस्टोन, चूना पत्थर। अगर लाइमस्टोन में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो सिंपल सी बात है क्या बनेगा, मार्बल। क्या बनता है, मार्बल। तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, और मार्बल क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक हो जाएगा। जैसे ग्रेनाइट आपने पढ़ा था, तो ये खुद ही याद करने पड़ेंगे आपको। तो ग्रेनाइट से क्या बन गया, नीस। नीस बहुत ही हार्ड पत्थर होता है। अब नीस क्या होता है ये नहीं कहना है, इसके अंदर नहीं जाना, नीस क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता। अब उसका थोड़ा सा केमिकल फॉर्मेशन अलग अलग होगा, ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर ही है, सब वही है, लाइमस्टोन भी वही है। तो ये है, तो ये है आपका कौन सा, इग्नियस रॉक, ये मेटामॉर्फिक है। ये आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, ये आपका क्या है, मेटामॉर्फिक। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ये ऐसे बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे मान लो अभी आपने लिखा था शेल, तो शेल को उसने क्या लिखा, सैंडस्टोन को उसने शेल पे कन्वर्ट कर दिया था, गलत था वो। तो शेल से क्या बनेगा, स्लेट। जैसे बच्चे लिखते हैं ना, जिसमें बहुत ही हार्ड होता है, इसको आप काट सकते हो ऐसे, लेकिन इसको आप चूरा चूरा नहीं होगा इसका, बाकी सब जैसे जितनी भी सेडिमेंट्री होंगी सॉफ्ट रॉक्स होंगी। तो शेल से क्या बन गया, स्लेट बन गया आपका। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए सैंडस्टोन, बालू पत्थर, रेता बजरी, इसको आप कई बार तो हम खा भी लेते हैं इसको, अगर दाल वाल में कुछ चला गया तो ये चूरा चूरा हो सकता है इसका। तो ये क्या बनता है, क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर्म में होता है, कई सारी चीजों में यूज होता है। याद करने का तरीका क्या है, देखो एक याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। जितनी भी मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, लेकिन आपको याद करने में इसमें कुछ सही लगेगा, 80% आपको मदद मिल सकती है। एक तो ये कॉस्टली होंगी, जैसे मार्बल मैंने नाम लिया। अब मार्बल क्या है, कॉस्टली है, किसके मुकाबले, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन तो हर जगह मिल रहा है, चूना 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 लग गया तो आप अपने कहेगा कि चूना बेकार हो गया। कभी सुना है किसी को मार्बल को मत दो मुझे, चूना पत्थर, चूना सस्ता, चूना हल्का, चूना सॉफ्ट, और मार्बल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब वही सैंडस्टोन है, ये कहीं भी मिल जाएगा आपको, लेकिन क्वार्ट्ज थोड़ा महंगा मिलेगा, यही चीज है। जैसे कार्बन से बन गया डायमंड, तो जो महंगी होंगी, कम अवेलेबल होंगी, ज्यादा हार्ड होंगी, ज्यादा मेहनत से बनी होंगी, वो सब मेटामॉर्फिक में आएंगी। ठीक है, तो जितना जैसे क्वार्ट्ज है, मार्बल है, स्लेट है, नीस है, और जो वर्ड आपने कम सुने होंगे जैसे सिस्ट, नीस, सर्पेंटाइन, ये सब इस टाइप के नाम आपको कहां मिलेंगे,
मेटामॉर्फिक में मिलेंगे। मेरी बात आप समझ गए सभी लोग? तो ये तो हो गया हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसके बाद हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे ज्यादा। तो एक काम करना आप लोग, एक तो इसके नोट्स वोट्स आप बना लो, जो भी आपको नई जानकारी मिलती है तो उसके नोट्स आप बना सकते हैं खुद ही, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो उसको आप फिर से चेक करो किताब से, नोट से, कि वो जो क्वेश्चन पेपर हमने किए थे तो वहाँ पर आपने जो सवाल सही किया था तो किस बेस पे सही किया था, गलत किया था तो किस बेस पे किया था, ये होना चाहिए। और जितने भी ऑप्शंस हैं उन पे सब पे ध्यान दिया करो। ऑप्शन पे जब आप ध्यान दोगे तो तभी आपकी बात ज्यादा बनेगी। यानी ऐसा नहीं कि आप एमसीक्यू कर रहे हो आप सीधे आंसर पे फोकस करोगे, मेरा आंसर सही हो गया गलत हो गया। आंसर पे फोकस करना ठीक है, लेकिन आंसर से ज्यादा फोकस करना जरूरी है कि आपने उस क्वेश्चन को गलत किया तो क्यों किया, और बाकी जो दूसरा सवाल था वो क्यों आया था। जैसे ये है, उच्च तापमान के कारण क्रोड एक तरल अवस्था में, अगर आप इसका सिंपल सा अगर आंसर देखोगे कि भैया इसका आंसर तो ये वाला होता है, आप इसको निकल के चले गए तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप ये देखो कि ये लिक्विड क्यों है, क्या इसी वजह से है, या फिर इनर कोर सॉलिड क्यों है, किस वजह से, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन हमारे हो गए पूरे। बाकी हम मिलते हैं आपको कल। ठीक है, आपके पास मैसेज आ जाएगा क्लास कितने बजे से स्टार्ट होगी, तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ओके।